दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। अभी हम लोग करेंगे आज एक स्टोरी, द 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय। अभी हम लोग मैं जनरली पहले राइटर के बारे में बताता हूँ। लियो टॉल्स्टॉय वैसे बहुत फेमस राइटर रहे हैं, रशिया के राइटर रहे हैं, ठीक है। बहुत फेमस नॉवेलिस्ट रहे हैं, स्टोरी राइटर रहे हैं। परंतु हम डिटेल में नहीं जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय की लाइफ के बारे में। इतना समझ लेना जरूरी है कि लियो टॉल्स्टॉय की जो स्टोरीज होती है ना, वो बड़ी डायरेक्टिव स्टोरीज होती है। मतलब उनमें कोई ना कोई शिक्षा होती है, कोई ना कोई, एक तरह से बोल सकते हैं नैतिक शिक्षा बोल सकते हैं आप, उस तरह की स्टोरीज होती हैं। इस स्टोरी में भी है। तो हम लोग लियो टॉल्स्टॉय की पर्सनल लाइफ पे न जाते हुए सीधे डायरेक्टली स्टोरी पे आते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस, अब 3 सवाल। क्या है वो 3 सवाल, किस बारे में स्टोरी, तो इसी को हम समझेंगे। देखो, इट वंस अकर्ड टू अ सर्टेन किंग दैट इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। एक बार एक कोई राजा था जिसके दिमाग में आई कि अगर उसको ये पता लग जाए कि सही समय क्या है कोई भी चीज शुरू करने के लिए, इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, या फिर उसे ये भी पता चल जाए कि वो कौन है लोग जिनकी उसे सुननी चाहिए, सही लोग कौन है जिनकी वो सुने। एंड whom to avoid, और किसको वो अवॉइड करे। एंड above all, और सबसे ऊपर, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake। और सबसे जरूरी बात ये कि उसको ये पता चल जाए कि सबसे जरूरी काम क्या है जो पहले करना चाहिए। अगर उसको तीनों चीजों का पता चल जाएगा तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा कोई भी कार्य करने में। यानी कि पहली चीज तो ये कि सही समय क्या है कोई कार्य शुरू करने का। दूसरी चीज ये कि भाई वो कौन से लोग हैं, वो सही लोग कौन है जिनकी वो राजा सुने। और तीसरी चीज ये कि वो कौन सा कार्य है जो सबसे पहले करे, सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर ये तीनों चीजों के आंसर उसको मिल जाएंगे तो फिर वो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। ये 3 सवाल उसके दिमाग में आए। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव अ ग्रेट reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary reward to anyone, most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do। अब देखो, जब उसने इसके दिमाग में 3 चीज आई, 3 क्वेश्चन आए, तो उसने क्या किया, ये सोचने के बाद में ही प्रोक्लेम्ड, उसने घोषणा करी पूरे राज्य में, थ्रू आउट हिज किंगडम, पूरे राज्य में घोषणा करी दैट ही वुड गिव ए ग्रेट रिवॉर्ड, कि बहुत बड़ा इनाम देगा, टू एनीवन, किसी को भी इनाम देगा, who would teach him what was the right time for every action, जो उसे ये बता सके कि सही समय क्या है कोई कार्य करने का, कोई एक्शन लेने का। एंड who were the most necessary people, और सबसे जरूरी लोग कौन हैं जिनकी हमें सुननी चाहिए। एंड वो सबसे जरूरी काम क्या है जो हमको सबसे पहले करना चाहिए। इन तीनों सवाल का जवाब जो मुझे दे देगा मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। ये राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी। अब क्या हुआ, एंड लर्नेड मैन केम टू द किंग, अब बड़े ज्ञानी लोग राजा के पास में आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, और सभी ने उसका जो क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो अलग अलग दिए, मतलब अलग अलग जवाब मिला। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब पहले सवाल के रिप्लाई में, यानी कि सबसे सटीक कार्य कौन सा है, मतलब कब, आई मीन सबसे सटीक समय कौन सा है कोई कार्य करने का, ठीक है, शुरू करने का सही समय कौन सा है। तो इसके जवाब में क्या जवाब मिले, मतलब इसके रिप्लाई में क्या मिले जवाब राजा को, कि देखो किसी ने तो कहा दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि सही समय का पता लगाने के लिए वन मस्ट ड्रॉप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स। तो हमें एडवांस में क्या कर लेनी चाहिए, एडवांस में दिन महीने और सालों का पहले से ही एक प्लान बना लेना चाहिए कि कब क्या करना है, ठीक है। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और उसके अनुसार ही हमें पूरा जीवन अपना व्यतीत करना चाहिए। मतलब साल भर जो टाइम है, कहने का मतलब है कि टाइम टेबल बना लेना चाहिए साल भर का, और उसके हिसाब से साल भर हमको उसके अनुसार चलना चाहिए, और ऐसी लाइफ में आगे भी जीवन भर इसी तरह से चलना चाहिए। ओनली दस सेड दे कुड एवरीथिंग बी डन एट ए प्रॉपर टाइम, और इसी तरीके से प्रॉपर टाइम पे सब कार्य किए जा सकते हैं। एक ने जवाब दिया, ठीक है। अदर्स डिक्लेयर्ड, बाकियों ने कहा दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर एंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बाकियों ने क्या कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है पहले से डिसाइड कर लेना कि कौन सा सही समय है, मतलब ये हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है। बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्सॉर्ब्ड इन आइडल पास टाइम्स, वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। परंतु अब सही समय का तो पहले पता नहीं चलेगा, परंतु अगर एक व्यक्ति खुद को आइडल पास टाइम्स, यानी कि बेकार का समय व्यर्थ ना करे, वो बेकार की मतलब व्यर्थ की चीजों में समय ना लगाए, तो क्या होगा, वो वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। तो जो भी घटनाएं सब हो रही होंगी उसकी लाइफ में, वो सभी को बड़े अटेंटिवली अटेंड करेगा, यानी सभी घटनाओं पे वो ढंग से ध्यान देगा। यानी कि व्यक्ति को, मतलब दूसरे लोग बोल रहे हैं, पहले वाले ने तो ये चीज बोल दी कि भाई टाइम टेबल बना लिया जाए, फिर बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है कि पहले एडवांस में तो पता चलेगा नहीं, परंतु अगर व्यक्ति फालतू की चीजों में समय वेस्ट ना करे और वो
अपनी लाइफ में होने वाली सभी घटनाओं पे पूरी तरह से ध्यान दे, उनको ढंग से अटेंड करे, देन क्या होगा, मतलब वो सही कार्य कर पाएगा। व्हाट वाज द मोस्ट नीडफुल, जो एकदम जरूरी चीज होगी ना उसको सही समय पे कर पाएगा, ऐसा बाकियों ने कहा। Others again said that however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. फिर बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई राजा कितना ही अटेंटिव क्यों ना हो, कितना ही बोल सकते हैं अटेंटिव माइंड, मतलब हमेशा ध्यान रखे चीजों का, हर चीज पे बराबर ध्यान दे, कितना ही अटेंटिव क्यों ना हो, परंतु मतलब जो भी उसकी लाइफ में घटनाएं हो रही है उसकी तरफ कितना ही वो अटेंटिव रहे, इसके बावजूद भी यह इम्पॉसिबल है एक व्यक्ति के लिए डिसाइड कर पाना कि सही समय क्या है कोई भी कार्य के लिए। बट दैट इट वुड हैव, तो उसको क्या करना चाहिए, बट दैट ही शुड हैव, उसको रखनी चाहिए एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल रखनी चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए बुद्धिमान लोगों का उसके पास में, हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेंगे, टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, हर घटना के लिए, हर कार्य के लिए फिक्स एक प्रॉपर समय उसको वो बताएंगे। यानी सबने अलग अलग जवाब दे दिया, कोई बोल रहा है टाइम टेबल बनाओ, कोई बोल रहा है भाई सभी घटनाओं को प्रॉपरली अटेंड करे तो कोई घटना मिस ही नहीं होगी, तो वो सही कार्य कर पाएगा, सभी कार्यों को मतलब सभी कार्यों को सही कर लेगा सही टाइम पे, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं कि यही तो इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, सभी पर अटेंटिव होना के बावजूद भी चीजें रह जाती हैं। तो फिर ऐसा है कि आप एक काउंसिल, बुद्धिमान लोगों की काउंसिल रख लो और वो आपको एडवाइस करेंगे कब क्या करना है। अब आगे देखते हैं। अब आगे इस तरह से है कि राजा बोलता है, बट देन अगेन अदर सेड देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर ए काउंसिल। अच्छा, फिर बाकी कुछ ने कहा, अब एक के बाद एक जवाब मिल रहे हैं, तो बाकी कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सम थिंग्स व्हिच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर ए काउंसिल, जो एक काउंसिल के सामने नहीं रखी जा सकती, बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड, और उनके ऊपर एक व्यक्ति को तुरंत ही निर्णय लेना होता है, वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट, कि ये कार्य करना है कि नहीं करना। मतलब कई कार्य इतने इमरजेंसी में आते हैं कि उसके लिए आप किसी काउंसिल कमेटी के सामने रखो उस प्रस्ताव को, फिर कमेटी उस पर सोच विचार करके आपको जवाब देगी, इसके में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इतना टाइम नहीं होता है, आपको तुरंत ही डिसाइड करना पड़ता है, ऐसे बहुत से कार्य आते हैं, है ना, कि आपको तुरंत डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कार्य करना है कि नहीं करना है। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट, परंतु वह डिसाइड करने के लिए वन मस्ट नो द बिफोर एंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, परंतु यह डिसाइड करने के लिए भी एक व्यक्ति को यह तो पता होना चाहिए पहले से ही कि क्या होने वाला है, और ऐसा किसी को पहले पता चल नहीं सकता कि भविष्य में क्या होगा। तो देखो ये तो केवल मैजिशियंस को पता लग सकता है, इट इज ओनली मैजिशियंस हु नो दैट, केवल उन्हीं को पता होता है। एंड देयरफॉर, इसलिए इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम, सही समय पर, मतलब कोई सही समय ज्ञात होने के लिए, सही समय पता लगाने के लिए, किसी कार्य करने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मैजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, यानी जादूगरों के पास में जाना चाहिए। अब देखो कुछ ने ये सलाह दे दी कि भैया मतलब आप पहले कोई कार्य का पता नहीं लगा सकते, कोई समय का पता नहीं लगा सकते कि कौन सा कार्य कब करना है, किस समय पे करना है, वो सही समय आपको पता नहीं लग पाएगा। इसलिए आप क्या है, ऐसा सही समय तो कौन पता लगा सकता है, केवल जादूगर ही पता लगा सकते हैं, आप जादूगर के पास में जाइए। अब ये सलाह मिली। इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, इसी तरीके से दूसरे सवाल के भी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिले राजा को। ये तो पहले सवाल के जवाब थे इतने सारे, अब दूसरे सवाल के रिप्लाई में क्या जवाब, मतलब क्या आंसर्स मिले। Some said the people the king most needed were his counselors, किसी ने कहा कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा राजा को जिनकी जरूरत होती है वो है काउंसलर्स, क्योंकि दूसरा सवाल क्या था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग कौन है जिनकी आपको सुननी चाहिए। तो एक ने जवाब दिया कि भाई राजा को सबकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने काउंसलर्स की, तो उसको उन्हीं की सुननी चाहिए। दूसरों ने कहा कि भाई प्रीस्ट, पुजारी की सुननी चाहिए। कुछ ने कहा डॉक्टर्स की सुननी चाहिए, डॉक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं राजा के लिए, ठीक है। अच्छा, तो भाई कुछ ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट राजा के लिए वॉरियर्स होते हैं, लड़ाके। मतलब एक राजा की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन है वो दर्शा दिए सबने, कि भैया काउंसलर्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी सुननी चाहिए, या फिर प्रीस्ट, पुजारी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई बोलता डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई बोल रहा है लड़ाके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन के रिप्लाई में भी क्या हुआ कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिले एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, की सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है जो करना चाहिए। किसी ने रिप्लाई किया दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस, की सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इस संसार में क्या है, विज्ञान है। बहुत बढ़िया। अदर सेड, दूसरों ने कहा कि इट वाज स्किल इन वॉरफेयर, कि भाई लड़ाई में आप कुशल हैं, यानी कि युद्ध में आप कुशल हैं, ये बहुत जरूरी है। एंड अदर्स, दूसरों ने कहा कि इट वाज रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा ही सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट कार्य बता रहा है कि साइंस सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, दूसरा बोल रहा है कि भाई युद्ध में आप निपुण हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, ये आपको आना चाहिए। मतलब दूसरा बोल रहा है कि भाई धार्मिक वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ।
ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, सभी आंसर्स डिफरेंट थे, तो किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम, तो राजा किसी से भी सहमत नहीं हुआ, एंड गिव द रिवॉर्ड टू नन, और इसलिए उसने किसी को भी रिवॉर्ड इनाम नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, परंतु उसको अभी भी सही जवाब चाहिए थे अपने सवालों के, एंड डिसाइडेड टू कंसल्ट ए हर्मिट, तो उसने एक बोल सकते हैं जो ऋषि मुनि है उससे कंसल्ट करने का सोचा। वाइडली रिनोड फॉर हिज किंगडम, और वो उसके राज्य में एक ऋषि मुनि है, वो बहुत ज्यादा फेमस है, वाइडली रिनोड है, उसके मतलब काफी प्रसिद्ध है, उसके राज्य में है बेसिकली, और वो विजडम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, हर्मिट कहाँ रहता है, एक जंगल में रहता है, विच ही नेवर क्विटेड, और उस जंगल से बाहर वो कभी नहीं आता। एंड ही रिसीव्ड नन बट द कॉमन फॉक, और वो आम जनता के अलावा किसी से नहीं मिलता। सो द किंग पुट ऑन द सिंपल क्लॉथ, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने, एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल, और हर्मिट जो वो संत है, महात्मा है, उसकी सेल, उसकी झोंपड़ी तक पहुंचने से पहले ही डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, वो घोड़े से उतर गया, एंड लीविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, और बॉडीगार्ड को पीछे छोड़ दिया उसने, और वेंट ऑन अलोन, और फिर अकेले गया, यानी साधारण कपड़े पहन के एक साधारण व्यक्ति तरह गया। व्हेन द किंग अप्रोच, जब राजा को आते हुए देखा उस हर्मिट ने, द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो जो हर्मिट था ना वो क्या कर रहा था, ग्राउंड खोद रहा था, जमीन को खोद रहा था अपनी झोपड़ी के सामने। सीइंग द किंग, राजा को देखकर ही ग्रीटेड हिम, उसने राजा को अभिवादन किया, एंड वेंट ऑन डिगिंग, और खोदता चला गया। द हर्मिट वाज फ्रेल एंड वीक, जो पुजारी मतलब जो वो संत है, वो महात्मा है, वो काफी फ्रेल, कमजोर है, वीक है, काफी कमजोर है। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड लिटिल अर्थ, ही ब्रीथ्ड हैवीली, और वो जैसे अपने फावड़े से ग्राउंड को खोद रहा है, हर बार वो जब ग्राउंड पे मारता और थोड़ी सी मिट्टी उखेड़ता तो ही ब्रीथ्ड हैवीली, वो बड़ी लंबी लंबी सांसें लेता है, क्योंकि वो काफी कमजोर है, वीक है। ठीक है। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, किंग ने उसके पास में गया और उससे कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास में आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान महात्मा, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे पूछने 3 सवालों के जवाब। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई भी कार्य करने का सही समय क्या है, पहला सवाल। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड टू whom should I therefore pay more attention than to the rest, जिनके प्रति मैं ज्यादा ध्यान दूं और बाकियों के बजाय, जिनको मैं सुनूं, ऐसे कौन है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड माय फर्स्ट अटेंशन, और वो कौन से कार्य हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर मैं सबसे पहले ध्यान दूं। तो हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना बट आंसर्ड नथिंग, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग, उसने बस अपने हाथ झड़कारे और दोबारा से अपनी बेसिकली अपनी खुदाई चालू कर दी। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने फिर उससे कहा, तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ व्हाइल फॉर यू, मुझे तुम अपना फावड़ा दो और मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद, एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग, और फावड़ा दे दिया राजा को। एंड ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो खुद जमीन पे बैठ गया। व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स, जब उसने 2 क्यारी खोद ली, द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, तो किंग रुक गया और उसने अपने सवाल फिर से दोहराए। द हर्मिट अगेन गिव नो आंसर, हर्मिट ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बट रोज स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, और नाउ रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट, और उसने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला कि मुझे फावड़ा दे दो, अब तुम रेस्ट कर लो और मुझे कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, पर राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और वो खोदता चला गया। 1 आवर पास, 1 घंटा बीत गया, अनदर, दूसरा घंटा बीत गया। द सन बिगिन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, अब सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लग गया है। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इन द ग्राउंड, और आखिरकार किंग ने फावड़ा जमीन में गाड़ दिया। एंड सेड, और उससे कहा, आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास में आया हूँ, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास में आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने सवालों के जवाब के लिए तुम्हारे पास में आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नन, अगर तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे बोल दो कि तुम्हें मुझे जवाब नहीं देने हैं। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, इतने में हर्मिट ने कहा, देखो कोई भागता हुआ आ रहा है। हर्मिट ने राजा का ध्यान आकर्षित किया कि देखो कोई भागता हुआ आ रहा है। लेट अस सी हु इट इज, देखते हैं ये कौन है, चलो चलो देखते हैं हम लोग ये कौन आ रहा है भागता हुआ। द किंग टर्न राउंड, किंग घूमा, पीछे मुड़ के देखा, एंड सॉ ए बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, और उसने देखा एक दाढ़ी वाला व्यक्ति भागता हुआ जंगल में से आ रहा है। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, आदमी ने अपना पेट कस के दबा रखा है अपने हाथों से। एंड ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उसके हाथ के पीछे से खून बह रहा है, कहने का मतलब पेट में से खून बह रहा है, उसने खून को रोकने के लिए हाथों से पेट को दबा रखा है। When he reached the king, और जब वो राजा के पास में पहुंचा, he fell fainting on the ground moaning feebly, तो राजा के पास पहुंच के वो व्यक्ति बेहोश हो गया जमीन पर, moaning feebly, धीरे से दर्द भरी आवाज निकालते हुए। The king and the hermit unfastened the man's clothing, उस राजा ने और हर्मिट ने क्या किया, उस आदमी के कपड़े खोले। There was large wound in his stomach, उसके पेट में काफी बड़ा घाव था। The king washed it as
द किंग वॉश्ड इट एज बेस्ट ही कुड, तो किंग जितना अच्छी तरह कर सकता था उसकी सफाई करी उसके घाव की, एंड बैंडेज उस पर पट्टी कर दी, विद हिज हैंडकरचीफ, खुद की रुमाल से उसके पट्टी कर दी, एंड विद टॉवल द हर्मिट हैड, और साथ में एक टॉवल की मदद भी ली इसने, खुद के रुमाल और एक टॉवल जो हर्मिट ने तौलिया दिया उसकी मदद से उसने उसकी पट्टी कर दी। अगेन अगेन द किंग वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वूंड, इस तरीके से किंग बार बार उसके घाव को धोता रहा और उसको दोबारा से उस पर पट्टी करता रहा। एट लास्ट द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, आखिरकार वो आदमी था वो उसको होश आ गया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, तो किंग उसके लिए साफ पानी लाया और उसको दे दिया पानी। मीनवाइल द सन हैड सेट, इतने में सूरज छिप चुका है, एंड इट हैड बिकम कूल, और अब ठंडा भी हो गया, शाम मतलब वातावरण बहुत ठंडा हो गया है। सो द किंग विद द हर्मिट सेल्फ कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, तो फिर राजा ने उस हर्मिट की मदद से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले गया और उसे बेड पे सुला दिया। लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड वाज क्वाइट, बेड पे लेटने के बाद में वो व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुप हो जाता है। बट द किंग वाज सो टायर्ड विद हिज वॉक एंड विद द वर्क ही हैड डन दैट ही क्राउच्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड एंड आल्सो फेल asleep, अब जो राजा है वो भी काफी थक चुका है, वो पैदल चल के आया एक तो पहली बात तो हर्मिट के पास में, फिर उसके बाद में उसने काफी काम भी किया वहां पे, तो अब वो भी एकदम क्राउच डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड, वो भी जमीन पे सुकुड़ के बैठ जाता है, एंड आल्सो फेल asleep, और वो भी सो जाता है। सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, इतनी मतलब गहरी नींद में सो जाता है कि वो पूरी रात भर, शॉर्ट समर नाइट यानी गर्मियों की जो रात है उसमें, उस छोटी गर्मी की रात में वो पूरी रात सोता रहता है। वैसे देखा जाए तो हाँ, क्योंकि गर्मियों की रात छोटी होती है, सर्दियों की रात लंबी होती है, इसलिए ऐसा बोल रहा है कि छोटी गर्मियों की रात में मतलब पूरी रात भर सोता रहता है और बिल्कुल उसको चेत नहीं होता, मतलब पूरी रात भर आराम से सो जाता है राजा। When he awoke in the morning, जब वो सुबह जगता है, it was long before he could remember where he was, है ना, इतने में फिर ध्यान देता है कि वो है कहाँ एक्चुअल में, और who was the strange bearded man lying on the bed, और ये दाढ़ी वाला अजनबी व्यक्ति कौन है जो बेड पे सो रहा है। Gazing intently at him with shining eyes, उसको घूरते हुए मतलब वो सोचता है। फिर उसको एक्चुअली सुबह उठता है तो देखता है मैं हूँ कहाँ है ना, वही बात है, आदत नहीं है, वो तो थक गया था, थकी वाली कंडीशन में उसको मतलब नींद आ गई, अब सुबह उठ के देखता मैं कहाँ हूँ, तभी अचानक समझ में आया होगा अरे मैं तो झोपड़े में हूँ, ये घटना हुई थी कल तो। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन, इतने में आवाज आती है कि वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो बोलता है मुझे माफ कर दो, इन अ वीक वॉइस, वो कमजोर सी आवाज में, मतलब बहुत कमजोर वॉइस में वो बोलता है मुझे माफ कर दो। व्हेन ही सॉ द किंग, जब उसने राजा को देखा कि राजा जग चुका है तो उसने माफी मांगी उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने, एंड वाज लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देखते हुए। आई डू नॉट नो यू, तो राजा ने बोला मैं तुम्हें जानता ही नहीं, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मैं तुम्हें किस चीज के लिए माफ करूं। राजा ने कहा यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore to revenge himself on you, मैं वो दुश्मन हूं तुम्हारा जिसने तुम्हारे से मतलब एक तरह से रिवेंज, तुमसे बदला लेने का सोचा था। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर, क्योंकि तुमने मतलब बेसिकली मेरे भाई को देश से निकाल दिया था, उसको मरवा दिया था, एंड सीज दिस प्रॉपर्टी, और उसकी एक्चुअली मतलब प्रॉपर्टी तुमने हड़प ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, मैं जानता था तुम अकेले हर्मिट से मिलने जा रहे हो। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक, और मैंने ये डिसाइड किया था जब तुम लौट के वापस आओगे तो मैं तुम्हें रास्ते में ही मार दूंगा, ठीक है। बट द डे पास, परंतु पूरा दिन गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम लौट के नहीं आए। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्ब्यूश, तो मैं अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकल के आया, टू फाइंड यू, तुम्हें ढूंढने के लिए। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और तभी तुम्हारा बॉडीगार्ड मुझे मिल गया। एंड दे रिकॉग्नाइज मी, और उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम, मैं उनसे किसी तरह से बच के भागा, बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, और मैं खून बहने की वजह से मर गया होता अगर तुमने मेरे घाव को मतलब मरहम पट्टी नहीं की होती तो। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट, अब अगर मैं जीवित रहता हूं और अगर तुम चाहो तो, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव, मैं तुम्हारा सबसे वफादार मतलब गुलाम की तरह तुम्हारी सेवा करना चाहूंगा। एंड विल बिड माई सन्स डू द सेम, और मेरे बेटे भी तुम्हारी सेवा करेंगे। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। द किंग वाज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, अब राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसने अपने दुश्मन के साथ में इतनी आसानी से एक तरह से शांति स्थापित कर ली, ठीक है। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर ए फ्रेंड, और एक मित्र के रूप में वो मिल गया उसको। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, तो राजा ने उसको माफ ही नहीं किया बल्कि said he would send his servants and his own physician to attend him, उसने ये भी कहा कि मैं अपने नौकर और अपना खुद का डॉक्टर तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम्हें ठीक रखने के लिए, मतलब तुम्हारी इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, तुम घायल हो अभी तो तुम्हें देखभाल करने के लिए अपने नौकर और मैं अपना डॉक्टर भेजूंगा। एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और तुम्हारी प्रॉपर्टी को भी वापस से तुम्हें दे दूंगा जो उसने उसके भाई से छीनी थी। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वुंडेड मैन,
अब उस घायल व्यक्ति से विदा लेते हुए द किंग वेंट आउट टू द पोर्च, किंग बाहर जाता है झोपड़ी से, एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और उस हर्मिट को ढूंढता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बैग एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड पुट, जाने से पहले वो एक बार फिर उन सवालों को दोहराता है हर्मिट के सामने और उससे पूछता है, उससे एक तरह से भीख मांगता है कि मुझे जवाब दे दो अपने सवालों के। द हर्मिट वाज आउटसाइड, हर्मिट बाहर होता है, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे, सोइंग सीड्स, बीज बोरा होता है, इन द बेड्स, यानी क्यारी में बीज बोरा होता है हर्मिट, दैट हैड डग द डे बिफोर, जो क्यारियां उसने पहले खुदी थी एक दिन पहले, राजा ने और उसने दोनों ने मिलके उनमें वो बीज बो रहा है। द किंग अप्रोच्ड हिम, किंग उसके पास पहुंचता है और कहता है कि फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे टू आंसर माय क्वेश्चंस वाइज मैन, मैं एक बार लास्ट टाइम तुमसे पूछता हूं, तुमसे प्रार्थना करता हूं मेरे सवालों का जवाब दे दो वाइज मैन, और बुद्धिमान व्यक्ति मेरे सवालों का जवाब दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तो वो बोलता है कि तुम्हें ऑलरेडी जवाब मिल चुका है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स, अपने पतले पतले पैरों पे वो झुक कर बैठा हुआ है, बीज बो रहा है। उस अवस्था में उसने राजा से कहा कि तुम्हें तो अपने सवालों का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम, राजा की तरफ देखते हुए उसने कहा, राजा खड़ा हुआ था उसके सामने, तो हाउ आंसर्ड, कैसे मिला, व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहते हो। राजा ने कहा, डू यू नॉट सी, क्या तुमने गौर नहीं किया। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, इफ यू हैड नॉट पिटीड माय वीकनेस यस्टरडे, अगर तुमने कल मेरी हालत पे दया नहीं दिखाई होती, तरस नहीं खाया होता कि मैं कमजोर था, मुझसे काम नहीं हो पा रहा था, तुमने मुझ पे तरस नहीं खाया होता, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स, और तुम ये क्यारियों को खोदने नहीं रुकते, बट हैड गॉन अवे योर वे, और चले जाते यहाँ से तुम, द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो ये आदमी तुम पर अटैक कर चुका होता, एंड यू वुड हैव रिपेंटेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विद मी, और तुम बल्कि मतलब पश्चाताप करते, तुम्हें दुख होता कि तुम मेरे साथ में क्यों नहीं रुके, तुम यहीं पर क्यों नहीं रुके, तुम यहाँ से लौट के क्यों गए, तुम्हें इस बात का दुख होता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम यहाँ पे क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे जरूरी व्यक्ति था उस वक्त। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए भले का कार्य करना, अच्छा कार्य करना, तुम मेरी मदद कर रहे थे, ये तुम्हारा सबसे मतलब इंपॉर्टेंट कार्य था उस वक्त। आफ्टरवर्ड्स, फिर कुछ देर बाद में, व्हेन दैट मैन रैन टू अस, जब वह आदमी भागते हुए हमारी तरफ आया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर अटेंडिंग टू हिम, तो सबसे जरूरी समय उस वक्त वो हो गया कि जब तुम उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे, उसको अटेंड कर रहे थे, वो सबसे जरूरी समय हो गया फिर। और फॉर इफ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, क्योंकि अगर तुमने उसके घाव ठीक नहीं किए होते, तुम मरहम पट्टी नहीं की होती, तो वो मर चुका होता और तुम उसके साथ में शांति स्थापित नहीं कर पाते। सो ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी व्यक्ति भी यही था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसकी मदद करी वो तुम्हारा सबसे जरूरी काम था उस वक्त। तो याद रखो, रिमेंबर देम, तो याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट, केवल एक ही समय है जो कि महत्वपूर्ण है, एंड दैट इज नाउ, और वो है अब, यानी कि वर्तमान समय। वर्तमान समय ही सबसे महत्वपूर्ण समय है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, यही सबसे जरूरी समय है, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर्स, क्योंकि यही वो समय है, केवल एकमात्र समय है जब हमारे पास में शक्ति होती है, यानी केवल प्रेजेंट टाइम ही वो टाइम है जब हम कुछ कर सकते हैं। वर्तमान में जो समय है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट समय, क्योंकि इसमें हमारे पास में शक्ति है कि हम कुछ कर सकते हैं। आज पास्ट में जो गुजर गया वो हमारे हाथ से गुजर गया, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। भविष्य में जो आएगा भी वो आएगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अभी प्रेजेंट में हम सब कुछ कर सकते हैं, तो यही वो समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय में हमारे पास में शक्ति है कुछ करने की। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विद हुम यू आर, और इस प्रेजेंट टाइम में तुम जिसके साथ में हो ना, वो सबसे जरूरी व्यक्ति है तुम्हारे लिए। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग्स विद एनीवन एल्स, क्योंकि कोई नहीं जानता भविष्य में वो किसके साथ में होगा। तो जो तुम्हारे साथ प्रेजेंट में है ना, वही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे ज्यादा जरूरी कार्य बताऊं क्या है, कुछ अच्छा करना, टू डू गुड, कोई अच्छा कार्य करना सबसे जरूरी कार्य है। यानी कि आप प्रेजेंट टाइम में उस वक्त कुछ अच्छा कार्य करते हो, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कार्य है। बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वाज मैन सेंट इनटू दिस लाइफ, क्योंकि इसी अच्छा कार्य करने के लिए ही इंसान को इस जीवन में भेजा गया है। तो ये 3 सवालों के जवाब राजा को दिए हर्मिट ने कि भाई सबसे जरूरी समय प्रेजेंट टाइम, क्योंकि ये वो समय जिसमें तुम्हारे पास शक्ति है, और सबसे जरूरी व्यक्ति है कि जो तुम्हारे साथ प्रेजेंट टाइम में उस वक्त उपस्थित है। ठीक है, क्योंकि तुम उसके साथ में डिस्कस कर सकते हो, उसके साथ बातचीत कर सकते हो, जो तुम्हें करना है तुम उस व्यक्ति के साथ में कर सकते हो बेसिकली। तो वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसको तुम्हें अटेंड करना है। ठीक है, और सबसे जरूरी कार्य क्या है, कुछ अच्छा कार्य करना, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए हमको इस दुनिया में भेजा गया है। तो ये तीसरा सवाल का जवाब हो गया। तो ये 3 सवालों के जवाब हो गए। तो आई होप अब आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। देखो स्टोरीज में से कोई इसका क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह इस तरह से नहीं लिखूंगा मैं कुछ भी,
और बेसिकली मेरे पास टाइम भी काफी कम है, तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स रह भी जाएंगे, मैं कितना कर पाऊंगा मुझे भी नहीं पता। तो आप ऐसा ना हो कि पूरी तरह से मेरे भरोसे बैठ रहे हैं, अपनी तैयारी अपने हिसाब से करें। बाकी स्टोरीज जितनी भी है ना आप लोगों की, स्टोरीज हमेशा ध्यान रखो, स्टोरीज में से क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको अपनी लैंग्वेज में बना के आंसर लिखना पड़ेगा। बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसका उदाहरण देता हूँ, इस तरह से पूछ सकते हैं कि लियो टॉल्स्टॉय ने किस तरीके से बताया कि बेसिकली प्रेजेंट टाइम की इंपॉर्टेंस, वर्तमान समय की इंपॉर्टेंस को किस तरह से दर्शाया है। ठीक है, इस तरह से आ सकता है कि लियो टॉल्स्टॉय की थ्री क्वेश्चंस स्टोरी का आप डिटेल में समरी लिख दो, मतलब, या लियो टॉल्स्टॉय की राइटिंग स्टाइल, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब बेसिकली स्टोरीज से थीम्स पे आ सकता है कि टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम, उसकी थीम पे आ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट टाइम। तो ये ऐसी चीजों पे क्वेश्चन, स्टोरीज पे इस तरह से कहानी, मतलब इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई मल्टीपल तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टोरीज का। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टोरी को समझ लो और अपनी लैंग्वेज में उस वक्त आप आंसर बना के लिखोगे। तो ठीक है बच्चों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।